ना आप तो जैसे बताते ही रहते थे, मतलब कहीं कहीं हो लाइन नहीं पे था, आया। जैसे रोज मोटिवेट करते थे। हाँ, वो तो चलता ही रहता था, कभी लगता था कि नहीं हो, फिर अगले दिन लगता था सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही खतरनाक था। ये बच्चा मस्त है भाई। हाँ। टी शर्ट पे दिखाओ क्या लिखा हुआ ऊपर, थोड़ा खड़ा हो ना। जो हमसे चले वो थोड़ा साइड से चले। बहुत सही। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है इस वीडियो में, निशांत, जिसकी जेई एडवांस 2023 में रैंक आई थी 36, जिसके कारण आज वो आईआईटी दिल्ली सीएसई में पढ़ रहा है। उससे बहुत सारे स्पेशल टिप्स लेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स का जिनका अप्रैल में एग्जाम है, जेई एडवांस का एग्जाम है 2024 में, और कंफ्यूज है कि अभी क्या स्ट्रैटेजी ऐसा फॉलो करें जिससे हम अप्रैल में एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर कर लें, या फिर हम डिसेंट आईआईटी, टॉप आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे पहुंच सकें। इनफैक्ट 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनका जिनका 11-12 उतना अच्छा नहीं गया, बिकॉज भैया का खुद का वेस्ट गया। तो निशांत, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यार अभी जनवरी अटेम्प्ट हो गया स्टूडेंट्स का मैक्सिमम का, और तुम्हें पता है कि एनटीए ने क्या किया कि 150 मार्क्स में कितनी परसेंटाइल आ रही थी। कुछ शिफ्ट में 150 में 99 परसेंटाइल आया, और कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ कि 236 मार्क्स लाने में 99 परसेंटाइल आ रहा है। तो ये चीज़ तुमने देखा है। तो अब स्टूडेंट्स बेसिकली ये चीज़ को भी लेके कंफ्यूज है कि अप्रैल में भी यही सेम सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो वो चीज़ भी है कन्फ्यूजन, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अप्रैल में स्टूडेंट्स को लेके कि भैया अप्रैल में तो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्या हम सही में एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या अप्रैल में सही में अभी बच्चे कर सकते हैं फोकस अच्छे से प्रिपरेशन? लाइक अभी 30 डेज बचा है, क्या 30 डेज में एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर किया जा सकता है? तो देखो, तो जैसे अप्रैल अटेम्प्ट है, तो जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद बच्चों को पता लग जाता है कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, या फिर क्यों उनके नंबर नहीं आ रहे। और उनको एक हिट होता है कि हाँ यार, अबे ये लास्ट अटेम्प्ट है, हमें तो पढ़ना चाहिए। तो ये तो होता ही है कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने निकल जाते हैं अच्छे से, अपने सोच के कि 2 महीने में अच्छे से सेकंड अटेम्प्ट में तो अच्छा कर ही लेंगे। तो ये तो हो सकता है कि अब वो एक्स्ट्रा टाइम है वो हर बच्चे के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए है तो उनका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो हमारे नंबर नहीं आ पाएंगे। सबको देखो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होता। लेकिन जो बच्चा अभी अच्छे से 30 दिन बच रहे आराम से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके जो उसके कॉन्सेप्ट वगैरह जो क्लियर नहीं है उनको करके, टेस्ट वगैरह अच्छे से देके, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज करके अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो वो आराम से ला सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अभी नहीं ला सकते, तुम आराम से ला सकते हो, रिवीजन करते रहो और टेस्ट दोगे तो आराम से ले आओगे। ओके। और निशांत, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कुछ स्टूडेंट स्पेशली उनके साथ कि अब लेट सपोज उनका जनरल कट ऑफ क्लियर हो गया, किसी का ओबीसी कट ऑफ 80 परसेंटाइल के अराउंड में क्लियर हो गया, किसी का अपने कैटेगरी में किसी का एससी कट ऑफ क्लियर हो गया। तो अब वो ये कन्फ्यूजन में है, क्या उन्हें डायरेक्ट एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर अप्रैल में फोकस करना चाहिए? बिकॉज वो सारे स्टूडेंट्स वो ऐसे हैं कि जिनका स्टार्टिंग से टारगेट था आईआईटी में जाने का, तो वो सोच रहे हैं कि डायरेक्ट एडवांस की प्रिपरेशन अभी से कर देंगे तो उन्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा। क्या ये सही चीज़ है या फिर अप्रैल में एज अ बैकअप कुछ सोचना चाहिए? तो ऐसे कोई बाउंड्री परसेंटाइल तो नहीं लगा सकते कि इतने से इतने रेंज के डायरेक्टली एडवांस कर लो, इतने से इतने के डायरेक्टली मेंस पे शिफ्ट हो जाओ। तो लेकिन एक बेसिक आइडिया ये होता है कि जिसकी देखो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, जिसका अच्छा एनआईटी अभी सिक्योर ही नहीं है, तो उसको तो मेरे हिसाब से मेंस पे फोकस करना चाहिए। और अगर वो चाह रहा है कि नहीं मेरे को तो एडवांस ही करना है, तो थोड़ा बहुत एडवांस का मॉक टेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन एक बार एनआईटी सिक्योर है ना, तो उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। यूँ नहीं है कि अभी ही टाइम है करने का। तुम मोस्टली बच्चे तो देखो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही स्टार्ट करते हैं एडवांस के लिए भी। और जिनका यू है कि अच्छा चला गया, जिनका जो कह रहे थे कि हाँ मेरे को तो इस एनआईटी में या इस डिज़ायर्ड ब्रांच ये मेरे को मिल रही है आराम से, मेरा एनआईटी एक सिक्योर है, एक हाथ में है, तो डायरेक्टली एडवांस पे फोकस कर सकता है। और बात आ गई जो मिड के, तो जिनका वो सिक्योर नहीं है, थोड़ा आसपास चल रहा है, तो वो यूँ कर सकते हैं अपने आप सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस में अपने हिसाब से प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं कि मेरे को सेकंड अटैम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो सेकंड अटैम्प्ट की प्रिपरेशन करते रहो, साथ में एडवांस करते रहो। कईयों का लग रहा है कि हाँ मतलब सही गया है तो एडवांस पे फोकस करते रहो और मेंस के लिए मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। तो वो अपने हिसाब से तुम चेक कर सकते हो, ऐसे कोई फिक्स्ड बाउंड्री लाइन नहीं बना सकते कि इतने से इतने एडवांस करो, इतने से इतने मेंस करो और बीच के दोनों करो। तो वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके। सो निशांत यार, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया था, है ना? तो
फिर भी तुम्हारा जेई मेंस में 99.91 परसेंटाइल आया। तो सबसे पहले ये बता दो कि तुम्हारा 11 पर्टिकुलरली वेस्ट कैसे हो गया था, सो दैट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक्स ना करें। और सेकेंडली तुमने फिर 12 में कैसे कोप अप किया सो दैट कि तुम्हारा 99.91 परसेंटाइल आ गया। तो 11th में तो यूँ है कि मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी। पीडब्ल्यू भी मैंने एट द एंड एक वो फिजिक्स वाला का कोई ऑफर चल रहा था जिसमें अर्जुना 1.0 2.0 मिल रहे थे, तो मैंने बस वैसे ले लिया था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी और पहले का मेरा वो बहुत सारा बैकलॉग पड़ा था। लेकिन मैंने यूँ किया कि 11th में जैसे जो बैकलॉग पड़ा था मैंने सोचा कि इसको भी इग्नोर करते हैं, लेकिन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं जो बाद के चैप्टर मैंने वो उनके साथ साथ तो कंप्लीट कर लिए। फिर जैसे अब मैं 12th में आया तो मेरे को पता था कि कैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कैसे लेक्चर वगैरह नोट्स वगैरह करते हैं, तो उससे इतना तो आइडिया था मेरे को। और फिर 12th में मैंने ठान लिया कि अब रेगुलरली अपने स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे, क्योंकि 11th के भी अपन को कवर करने थे बैकलॉग बहुत सारे। तो 12th में मैं डमी था, तो मैं एक तो यूँ करता था कि 12th के स्टार्टिंग से ही मैंने लाइव क्लास अटेंड करी है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में ही होता है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हो कि रिकॉर्डेड है बाद में देख लूँगा, कल देख लूँगा, यूँ करके बहुत बैकलॉग, उससे और बैकलॉग बढ़ता है। तो बैकलॉग का एक मेन तो वही है कि बैकलॉग को बनने ही नहीं देना है। तो स्टार्टिंग से ही मैं 12th के लाइव लेक्चर करता था, तो 12th उससे मेरी अच्छी हो गई। और साथ में डमी था तो मैं 11th का मैंने जैसे मैथ्स का मेरा बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग था, तो वो मैंने करा था मंजिल 2.0 से, जो पीडब्ल्यू की सीरीज चलती है उसमें 2x पे मैंने लेक्चर देख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिख लिए और उसके क्लास के क्वेश्चंस मतलब जो वन शॉट में करवाए हैं और PYQs कर लिए। तो यूँ धीरे धीरे, अब यूँ नहीं है कि तुम एक दिन में ही वो सारा बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइम निकाल के कि आज कम क्लास हुई या संडे वगैरह है या वीकेंड है, तो उस हिसाब से तुम अपना फिक्स कर सकते हो शेड्यूल कि इस दिन ये करना है, उस दिन ये करना है। धीरे धीरे जैसे 2-2 घंटे के लेक्चर देख रहे हो अपने हिसाब से। यूँ मैंने 11th का बैकलॉग एट द एंड 12th कर लिया कंप्लीट और 12th भी ऐसे कर लिया। देन फिर एकदम से पता लगा कि अनएक्सपेक्टेड ही रिजल्ट वो डेट अनाउंस हुई थी जेईई मेंस की। सभी को नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर हो गया। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए थे क्योंकि उनका सिलेबस वगैरह रह रहा था, रिवीजन रह रहा था। तो एक तो वही रहता है कि जो इस सिचुएशन में भी कूल रहेगा और आराम से पढ़ता जाएगा ना, तो उसको अलग ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत पैनिक करेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी वो हड़बड़ाहट में पेपर गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एकदम शांत था और मैंने एक तो यूँ क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनके मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था और एट द एंड में मैंने PYQs दिए थे भर के। टेस्ट जितने हो उतने देना। मैंने लास्ट के एक वीक में तो रोज़ ही टेस्ट दिए थे और 1 मंथ में भी हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट दिए थे। उसी से ही मेरी पहले मेरी बहुत सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती थी। अब धीरे धीरे मैं टेस्ट देता गया तो मेरी सिली मिस्टेक्स अपने आप कम होती गई। और फिर एट द एंड जब मेंस का अटैम्प्ट दिया मैंने, तो फिर मेरे 255 मार्क्स आए थे, जिससे मेरी 99.91 परसेंटाइल आ गई थी। ओके, वेरी गुड यार, 99.91 परसेंटाइल 250 मार्क्स, ठीक है। बट इस बार तो वो भी नहीं हो रहा है 250 मार्क्स में कुछ शिफ्ट में। आज की डेट में इंडिया के मैक्सिमम बच्चे अपनी जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से करते हैं, बिकॉज फिजिक्स वाला प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन एट द लोएस्ट कॉस्ट। इसी चीज़ को बरकरार करने के लिए 28 फेब को फिजिक्स वाला ने कराया था विश्वास दिवस, जहाँ उनके सारे बैचेज में उन्होंने बेहतरीन ऑफर्स प्रोवाइड किए। उनके जेईई 2025 बैचेज जैसे अर्जुना जेईई बैचेज, लक्ष्य जेईई, प्रयास जेईई, जो हिंदी में भी अवेलेबल है, जो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, उन पे बेहतरीन ऑफर्स है। ऊपर से विश्वास दिवस के मौके पे अर्जुना जेईई 1.0 2024, अर्जुना जेईई 2.0 2024 का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है अगर आप लक्ष्य जेईई 2025 बैचेज लेते हो। बाकी यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हिंदी में भी बैचेज अवेलेबल है, आपको प्रॉपर PYQ वाले बुक्स भी मिलेंगे आप जो परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, 5 ईयर PYQ बुक्स, ऊपर से बैचेस भी परचेस करते हो, सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन है। यू कैन यूज़ माई कोड RIT150 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, तो निशांत ये चीज़ बताना कि अब देखो मैक्सिमम अप्रैल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल के लिए बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों के रह गए। अब इस टाइम में क्योंकि टाइम की कमी है तो बेसिकली बच्चे सब वन शॉट के लिए जाते हैं। जब तुमने भी बताया कि मैंने मंजिल वाला बैच फॉलो किया वन शॉट्स के लिए, है ना, तो क्या वन शॉट सही में सफिशिएंट है जो बच्चे उनके लिए लाइक कि चैप्टर्स को अच्छे से समझ ले एंड देन फिर क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मेंस में हो जाएगा उनका अगर हम जस्ट वन शॉट कर ले तो? हाँ, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जो तुमने क्लास नोट से पढ़ा है, एक चैप्टर जो तुमने क्लास के सारे 10-20 घंटे करके लेक्चर कंप्लीट किया है और वही चैप्टर तुमने वन शॉट से किया है, तो उनका तो देखो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मेंस में कुछ हद तक तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि मेंस में इतने वो नहीं है कि अलग से ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो तुम, और ऐसा भी नहीं है कि वन शॉट में बिल्कुल ही वो
फास्ट पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें छोड़ के पढ़ा रहे हैं, PYQs भी सोल्व होते हैं वन शॉट में, अलग से क्वेश्चंस भी होते हैं। तो तुम्हें बस यूँ करना है, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लिख सकते हो, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो, और देन तुम अपने PYQ वगैरह कर सकते हो। और एक चीज़ यूँ करना, जैसे तुम्हारे चैप्टर हो सकता है बहुत सारे छूट रहे हो, तो कोई भी चैप्टर यूँ एकदम बिल्कुल जीरो छोड़ के मत जाना, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो हार्ड चैप्टर होते हैं ना, जैसे रोटेशन है, तो उससे भी आसान सवाल आ जाते हैं, तो उससे बाद में फिर बहुत रिग्रेट होता है। तो हर चैप्टर के एटलीस्ट तुम बेसिक एकदम फॉर्मूला वाइज फॉर्मूले वाले सवाल, जैसे इस फॉर्मूले में ये क्या चीज़ होती है, ये तो इतना बेसिक तुम हर चैप्टर का कर ही लेना। यू किसी भी चैप्टर को बिल्कुल ही अनटच्ड मत छोड़ के जाना, और हाँ तुम ऐसे कवर कर लोगे। और अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा बच रहे हैं तो यूँ कर लेना, उनमें किसकी वेटेज ज़्यादा है ना, तो उनको पहले ट्राई करना करने की, ताकि उनसे तुम अपने मैक्सिमम मार्क्स ले सको। तो निशांत यार, मैंने सुना है कि तुमने जस्ट क्लास नोट्स और DPPs में फोकस किया था, जो फिजिक्स वाला से जो DPPs मिलते थे उन्हीं पे फोकस किया था। बस इतना करने से, कोई बुक भी फॉलो नहीं किया था एक्स्ट्रा, तो बस इतना करने से तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आ गई एडवांस में? क्या सही में ये हुआ था? तो जो PW के टीचर थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। जैसे मैंने 11th में पढ़ा था राजवंत सर से, सचिन सर से, अमित महाजन सर से, पंकज सर से, और 12th में फिर सर्वेश सर से, अमिताभ सर से, और फिर पंकज सर, राजवंत सर और सचिन सर तो थे ही। तो उनके क्लास नोट्स में यूँ था कि हर टाइप के तुम्हें सवाल दिख जाते थे, जैसे बहुत सारी बुक्स के अच्छे अच्छे सवाल, PYQs, और किसी टेस्ट पेपर से आए हुए, किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर से आए हुए वैसे सवाल। और जो क्लास नोट्स एकदम बहुत ही बढ़िया थे, एकदम सिक्वेंशियल में कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशन एकदम अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। तो मैंने क्लास नोट्स को बहुत बार रिवाइज़ किया है, शॉर्ट नोट्स बना के भी रिवाइज़ किया है, और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस भी करे हैं। और अगर तुम क्लास नोट्स और DPP कर लेते हो ना, तो तुम्हारा मेंस का तो उसी से हो जाएगा। DPP में यूँ होता है कि तुम्हारे एकदम बेसिक बिल्डिंग टाइप के सवाल होते हैं, और लास्ट में 2-3 अच्छे सवाल भी होते हैं। तो मेंस का ना तुम्हारा एकदम गो थ्रू से हो जाएगा। 10-12 DPP मिलती थी आराम से, तो उससे हो जाता था। और साथ में PW में यूँ भी है कि एडवांस प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते थे 2-2, 3-3 घंटे के। तो और कोई मटेरियल करने की वो एक तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, और टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि सेशन ही बहुत ज़्यादा मिलते थे। और फिर एंड में शीट्स भी मिली थी अलग एडवांस के लिए भी, और मेन से पहले भी शीट्स मिली थी टॉप 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए। तो वो एक तो मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया था, तो जो कि सफिशेंट था ही। तो निशांत, जैसे तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ गया, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि भैया अब तो मेरे को डायरेक्ट एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है। तो तुमने एडवांस के लिए फिर प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया, कौन सा पर्टिकुलर बैच ज्वाइन किया एडवांस के लिए? तो एडवांस के लिए तो PW का लॉन्च हो गया था वरुण बैच, तो फिर मैंने वरुण बैच ज्वाइन कर लिया। और फिर यूँ नहीं था कि वरुण बैच में भी अच्छे लेवल के, बहुत ही हाई लेवल के JEE एडवांस सब वो क्वेश्चंस भी चलते थे, और फिर मेरे को खुद के भी PYQ सोल्व करने थे। तो मैं फिर सारे चैप्टर तो कर नहीं पाया, तो उसको जिसको मेरे को लग रहा था कि इस चैप्टर में और एडवांस रिलेटेड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या फिर इस चैप्टर में मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए, उतनी अच्छे से तैयार नहीं हुआ, या फिर जो थोड़े मोस्ट वेटेड चैप्टर है रोटेशन वगैरह, तो वो मैंने वरुण बैच के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और फिर मैं जैसे ये बुक्स वगैरह भी चलती रहती है, ब्लैक बुक वगैरह, तो वो मैं एक लेके बैठा था, लेकिन उसका पहला चैप्टर करने में ही बहुत टाइम निकल गया, तो मैंने एक चैप्टर करके फिर छोड़ दिया। तो वो बुक्स वगैरह के पीछे मत भागना कि तुम बुक्स वगैरह कर रहे हो, उसकी इतनी वो नीड भी नहीं है। फोकस करना सिर्फ अपने PYQs देने पे। JEE एडवांस के तुम सब्जेक्टिव चाहे वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और तुम टेस्ट देने पे, अपना टेस्ट में स्कोर बूस्ट करने पे। और तुम्हें एडिशनली लग रहा है कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, वो तुम कहीं से भी कर सकते हो, हर जगह मिल जाते हैं शीट्स वगैरह, या फिर किसी टीचर के प्रैक्टिस सेशंस। सो गाइज़, आई होप कि निशांत भैया ने जितने भी पॉइंट्स कवर किए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज भैया खुद इस लेवल पे एक्सपीरियंसड है, उन्होंने खुद सारे चीज़ें जो होते हैं ना, 11th वेस्ट हो गया, फिर एडवांस के लिए कैसे करना है, जब हमारा जस्ट मेंस कंप्लीट हुआ, कैसे हमें, जैसे अप्रैल अटेम्प्ट ओवर होता है तो हमें कैसे क्विक डिसीजन लेना है कि एडवांस के लिए करना है या फिर आगे क्या करना है, सब चीज़ से भैया एक्सपीरियंस और अपने सारे इनसाइट्स भैया ने वीडियो में शेयर कर दिया है। बाकी स्टिल इफ़ यू फील एनीथिंग, कि अगर आपको लगता है कि अभी तक कुछ भी आपने भैया से नहीं पूछा है, यू कैन गेट कनेक्टेड विथ हिम। भैया का चैनल का जो टैग है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन, टाइटल पे और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे वो कंटेंट डालते हैं। बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड थैंक्स निशांत फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।